गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहली क्लास है 12वीं की आज। तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स? बेसिकली दिस लैटिन वर्ड से बना है इलेक्ट्रो एंड स्टैट्स। मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रो को अगर मैं अलग अलग ब्रेक कर दूं तो ये इलेक्ट्रो है, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, और प्लस स्टैट्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो दो वर्ड से बना है बेटा। द फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैट्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है फिजिक्स में चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैट्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इस चैप्टर में ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में होगा। तो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू चार्ज एंड विच विल रिमेन एट रेस्ट। ये हम पढ़ाई करेंगे। अब सबसे पहले पॉइंट उठता है कि सर चार्ज क्या है। अब आप हमें चार्ज के बारे में समझाओ कि व्हाट इज द चार्ज। तो कहा यह गया, ये जो चार्ज के बारे में ये बताया जाता है कि पहली बात तो चार्ज को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। आप ध्यान से सुनना, चार्ज इज इंडिकेटेड बाय क्यू। फिर ये बताया जाता है कि जब हम चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं तो ये क्यू चार्ज है क्या चीज। तो कहा गया कि दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक साइंस की फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब बेसिक क्वांटिटी है। कैसे? वो फंडामेंटल नहीं जो हमने पढ़ा था मास लेंथ टाइम, ये वाला नहीं है, दूसरा है। ये वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो क्या करता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन करता है किस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी मैग्नेटिज्म को डिफाइन करता है। अब आप सोचो, अगर चार्ज नहीं होता तो करंट नहीं बनता, करंट नहीं बनता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। तो ये सब चीजें जो हैं ये किसको डिफाइन करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को। और मैग्नेटिज्म हो, और जहां पे दोनों चीज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दोनों मिल जाता है, वहां पे एक मैं पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, एक वेव बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब चीजें डिफाइन ही नहीं हो पाती अगर चार्ज नहीं होता। तो चार्ज इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी विच डिफाइंस इलेक्ट्रिसिटी, विच डिफाइंस मैग्नेटिज्म, विच डिफाइंस ईएम वेव, सो मेनी फंडामेंटल थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। तो इसी को कहा जाता है चार्ज। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। और चार्ज कंप्लीटली किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। पॉइंट इज क्लियर। अब यहां पर चार्ज के बारे में आगे हम आज अभी इस वीडियो में सिर्फ चार्ज के बारे में डिस्कशन होगा। चार्ज में एंड करूंगा इस वीडियो में। चार्ज के बारे में कहा गया कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन। राइट? तो कंडक्शन और इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो जब चार्ज डेवलप होता है तो दो मेथड होते हैं, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहले समझते हैं इंडक्शन, फिर समझेंगे कंडक्शन, बाद में समझेंगे। पहले इसको समझो, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है और कंडक्शन में क्या होता है? तो पहले कंडक्शन ही समझा देते, इसी को समझाते हैं, छोड़ो इसको बाद में समझो। कंडक्शन में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पूछे तो बोलना 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, ये माइनस में। कोई पूछे चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो ये भी याद रखना इतनी ही वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, बट ये प्लस में। और पहले एक बॉडी न्यूट्रल होती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ n फॉर नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है, बॉडी हमेशा न्यूट्रल होती है। ध्यान से देखना। अब क्या बताया जा रहा है? कंडक्शन में होता कैसे है कोई भी बॉडी चार्ज? ये कहा गया बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल के चली जाती है। तो अब एक बात सुनो, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है? लोग पूछते हैं इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों हुआ, प्रोटॉन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो बहुत स्टेबल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के साथ बंधा होता है, उसे बाहर निकालना मुश्किल काम है। तो जब भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करा सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो पहला जो मेथड है बॉडी को चार्ज करने का वो क्या है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है,
तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले तो दोनों बराबर थे, लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निगेटिव पोलैरिटी में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया उसके पास। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कम थे, अब प्रोटॉन पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, बराबर था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले भाई तू जा, इधर से इधर गया, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव पोलैरिटी और इसके पास आ जाएगा निगेटिव पोलैरिटी, याद रखना। तो दो पोलैरिटी डेवलप होती है, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास निगेटिव। तो चार्ज की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन प्लस में चार्ज लिया जाए कौन माइनस में? तो इट्स वेरी सिंपल, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, उसके पास निगेटिव पोलैरिटी। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये तो है बाय कंडक्शन, इसी को कहते हैं कंडक्शन। यहां एक बात ध्यान रखना, यहां दोनों बॉडी को फिजिकली टच होना चाहिए, दोनों बॉडी आपस में टच कराएंगे, रबिंग होगा, कुछ भी होगा, मतलब फिजिकल टच कराकर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो वो कहलाता है कंडक्शन। लेकिन इंडक्शन में क्या कहा गया, इंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने के लिए फिजिकल टच वच नहीं किया जाता, ये अलग तरीके, ये एक डिफरेंट चीज है। इंडक्शन बहुत डिफरेंट चीज है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इंडक्शन में क्या बताया जाता है कि मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं, और ये पहले से चार्ज है, ये पहले से चार्ज है, मान लो इसके पास प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। तो इंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी के सामने अनचार्ज बॉडी आ जाती है, एक चार्ज बॉडी के सामने अनचार्ज बॉडी आ जाती है, और कोई फिजिकल टच नहीं होता, वो एक दूसरे से एक गैप में होते हैं, एक दूसरे से सर्टेन दूरी पे होते हैं। तो फिर क्या होगा, इंडक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज बॉडी है सामने वाले न्यूट्रल बॉडी को अपने आप चार्ज कर देती है, अपने आप, विदाउट एनी फिजिकल टच, और इस पे जो चार्ज प्रोड्यूस करती है इतना ही करती है, इतना ही कूलम जितना इसके पास है, बट नेचर इसका क्या हो जाता है, अपोजिट। प्लस क्यू तो माइनस क्यू, +5 तो -5, +6 तो -6, ये माइनस है तो प्लस, इसको कहते हैं इंडक्शन। ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता, ये जो चार्ज डेवलप होता है ना इंडक्शन से, एक बात ध्यान रखना, वो टेम्पोररी होता है, लेकिन जो कंडक्शन से बॉडी चार्ज होती है वो परमानेंट चार्ज होता है। तो ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन है हमारे पास, कंडक्शन। तो कंडक्शन में भी चार्ज डेवलप होता है, इंडक्शन में भी चार्ज डेवलप होता है। फर्क है कि कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है और इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी के सामने दूसरी अनचार्ज बॉडी आ जाती है, विदाउट फिजिकल टच, थ्रू द मीडियम बॉडी को चार्ज कर देता है। और चार्ज कितना करेगा, जितना वो खुद है चार्ज बॉडी उतना ही करेगा, लेकिन वो निगेटिव में करेगा, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में करेगा, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज लाएगा। दिस इज कॉल्ड द व्हाट, इंडक्शन। तो यहाँ पे फिजिकल टच होता है, यहाँ पे नो फिजिकल टच, नो टच, कोई बॉडी में आपस में टचिंग वचिंग नहीं होता, एक बस क्लोज रखना होता है, अनचार्ज बॉडी को इसके साथ बहुत क्लोजली रखना पड़ता है, ये है कॉन्सेप्ट। तो जब आपने देख लिया कि चार्ज प्रोड्यूस करने के दो मेथड होते हैं, तो अब इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ चार्ज चल रहा है, अब हम आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की ये बेटा कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इस पर क्या हो गया कि चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं, राइट। चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व। अब इसका क्या मतलब हो गया कि कंजर्व का मतलब ये हो गया बेटा कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो टोटली कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज को हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बट चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वही चीज चार्ज के साथ है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये ध्यान रखें। तो अब यहां पर एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट को क्या क्लियर करना है, अच्छे से सुनना बेटा, कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जरा सुनो। दूसरा पॉइंट ये है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। वो तो मैं बता ही चुका हूं अभी कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। बट टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। ना तो चार्ज को एक्स्ट्रा क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक सिस्टम में जो चार्ज रहेगा वो टोटल वही का वही रहेगा, एक सिस्टम में जो चार्ज रहेगा वो टोटल कंजर्व का कंजर्व ही रहेगा, याद रखना।
अब यहाँ पर क्या बताया जाता है, जरा ध्यान से सुनो। थर्ड वन क्या बताया गया कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। अब ये इनवेरिएंट का क्या मतलब हो गया, जरा सुनना। इनवेरिएंट का ये मतलब हो गया कि अगर कोई चार्ज है और वो मूव कर रहा है, दो चार्ज हैं, एक स्लो चल रहा है, एक फास्ट मूव कर रहा है, तो उससे चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो मूव भी करते हैं। आपको बता दूं मैं, प्रोटॉन थोड़ा स्लो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है। तो ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहेगा तो उसके मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जितना चार्ज है वही रहेगा। तो इनवेरिएंट का ये मतलब हो गया कि चार्ज, अगर कोई भी चार्ज मोशन में है, कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला चार्ज हो चाहे नेगेटिव पोलैरिटी वाला चार्ज हो, अगर चार्ज मूवमेंट में है, अगर चार्ज मोशन में है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, मूवमेंट का, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई चार्ज कंजर्व, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज अगर कोई मूव करने लगे, मोशन में कोई चार्ज आ जाए, तो उस मूवमेंट का चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी को तो मेन पढ़ना है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। अब लोग बोलते हैं कि क्या इसका मतलब हो गया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन है, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन। तो एक बात तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि चार्ज डेवलप करने का मेन मेथड है कंडक्शन, और कंडक्शन में यह बताया कि कंडक्शन में जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। सारा कुछ नोट्स में लिखा है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। तो अब मान लो n जो है, एक छोटा सा एग्जांपल है, n इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, n इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो है n। तो चार्ज कितना डेवलप होगा वो निकालने का फॉर्मूला है n इंटू ई, प्लस माइनस दोनों। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जो डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास नेगेटिव पोलैरिटी। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सेंटेंस में बढ़ देता हूं क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल। देखो n क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो 1 होंगे, 2 होंगे, 2000 होंगे, 2 लाख होंगे। कभी ऐसा तो नहीं होगा फ्रैक्शन में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन कि 2.5 ढाई इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता। तो n जो है वो इंटीजर ही होगा, जब भी होगा तो इंटीजर होगा, 1 होगा, 2 होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज में। तो क्या कहा गया कि जो चार्ज डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर हो रहा है, तो चार्ज कितना डेवलप होगा, किस मैग्नीट्यूड का डेवलप होगा, कितने कूलम का डेवलप होगा। ध्यान से सुनना। तो एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जो चार्ज कितना डेवलप होगा ये डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आप ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मान लो मैंने तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो तुम्हारे पास इसका 5 टाइम्स नेगेटिव आ गया और मेरे पास इतना ही 5 टाइम्स पॉजिटिव आ गया, क्योंकि मेरे से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मैं प्लस में आ गया उतना। तो n जो होता है वो इंटीजर होता है। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो किसी भी बॉडी पे होता है, वो जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब ये जो n होगा, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो इंटीजर ही होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज की यूनिट, 5वें में यूनिट भी बता देते हैं। एक तो यूनिट मैंने कहा कूलम, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं। एक होता है स्टैट कूलम, ये होता है एमकेएस सिस्टम में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और ये सीजीएस यूनिट। और मैं रिलेशन भी बता दूं बेटा, 1 कूलम इजिकल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट। ये दो यूनिट हम तो मेन यूज करते हैं कूलम, लेकिन स्टैट कूलम भी चार्ज की यूनिट होती है। अगर याद रखना है रिलेशन तो याद रखना। तो चार्ज की 4 प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज कंजर्व, चार्ज ट्रांसफरेबल, चार्ज इनवेरिएंट, चार्ज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जो भी डेवलप होगा, सॉरी, जो भी चार्ज डेवलप होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए हैं इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक में पॉजिटिव पोलैरिटी आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। अब यहां पर मान लो एक छोटा सा चार्ज के बारे में जब आपने देख लिया है, तो एक बात मैं और बताऊंगा
चार्ज के बारे में, दैट इज योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे कोई पूछा है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, सर आपको बताओ। फिर से मैं बता दूं, बीच बीच में बता रहा हूं, टेलीग्राम ऐप पे जाके देखना, वहां नोट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा आज, लिंक से कनेक्ट हो जाना, पहले ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उस लिंक से आप ऐप में चले जाना और उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है बोर्ड पे। अब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? देखो, दो तरह की बॉडी होती है फिजिक्स में, आप जानते हो। एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं पॉइंट बॉडी। पॉइंट बॉडी उसे कहते हैं जिसका कोई शेप और साइज होता है बट एकदम नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब कोई माने नहीं होता, एकदम छोटा छोटा वैल्यू होता है, तो उसको कहते हैं पॉइंट बॉडी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट बॉडी। और एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। दोनों में फर्क है, एक तो है आपका पॉइंट बॉडी और एक है आपका रिजिड बॉडी। पॉइंट बॉडी से कहते हैं जिसका शेप और साइज नेग्लिजिबल होता है, और रिजिड बॉडी जिसका अपना शेप और साइज होता है। ओके, अब क्या बताया गया कि अगर पॉइंट बॉडी चार्ज हो रही है, कैसे चार्ज हो रही है आपको पता ही है, चाहे कंडक्शन से होगी चाहे इंडक्शन से होगी, दोनों में से किसी मेथड से चार्ज हो रही है, तो उस बॉडी को, वो जो बॉडी चार्ज होगी, उस बॉडी का जो चार्ज आएगा उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, कि वो चार्ज पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी चार्ज हो रही है जिसका अपना शेप है, जिसका अपना साइज है, तो कहते हैं रिजिड बॉडी फिजिक्स में। तो जब रिजिड बॉडी चार्ज होगी बेटा, तो हम उसे कहेंगे रिजिड चार्ज, कि ये कैसा चार्ज है? रिजिड चार्ज। तो रिजिड चार्ज का मतलब शेप वाला चार्ज, और जहां शेप वाली बॉडी होती है वहीं पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है? जहां किसी का शेप होता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में अब 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहा यह गया कि अगर आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जो लीनियर है, लीनियर का मतलब उसके पास लेंथ है, जस्ट लेंथ, उसके पास लेंथ है, एक लीनियर बॉडी है, शेप में तो है बट सिर्फ लेंथ है, तो उस पर अगर चार्ज डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा? वो पुरानी बात बार बार आ रही है, दो मेथड से, या तो कंडक्शन से या इंडक्शन से, जो भी पोलैरिटी डेवलप होगी। तो अगर वो लीनियर बॉडी है तो वहां पे पूरे लेंथ पे डेवलप होगी, चाहे वो पॉजिटिव पोलैरिटी आए चाहे वो निगेटिव पोलैरिटी आए। मान लो पॉजिटिव पोलैरिटी आई, कैसे पॉजिटिव पोलैरिटी आई होगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज इसके हर पार्ट से होगा, मतलब मान लो पॉजिटिव पोलैरिटी आया तो पॉजिटिव पोलैरिटी इस वायर के हर पार्ट को कवर करेगा, यानी पोलैरिटी पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं बार बार, क्या मैंने कहा एग्जांपल? थिन वायर। थिन वायर में जो डेवलप होता है चार्ज वो यही होता है। थिन वायर में जो चार्ज डेवलप होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। अब यहां पर बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यहां पर क्या कहा गया कि मान लो इस वायर की लेंथ L है और जो चार्ज डेवलप हुआ वो Q है, तो डेवलप होगा ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से Q। तो यहां क्या कहा गया कि चार्ज डेवलप अपॉन लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो हुआ यहां पर, उसे एक नया नाम दिया गया लैम्डा, और इस लैम्डा को कहा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को कहा गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या हुआ कि मान लो थिन बॉडी है, थिन वायर है जिसके पास लेंथ है, और आपने उस पर चार्ज डेवलप किया। कैसे चार्ज डेवलप किया होगा? बार बार वही बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन को देकर या इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो जब आपने चार्ज डेवलप किया होगा, तो जो भी चार्ज डेवलप किया और जो भी बॉडी की लेंथ है, अगर हम डिवाइड कर दें तो एक टर्म बन जाता है, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इंडिकेट करते हैं लैम्डा। यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, ऑब्वियसली बात, ये लैम्डा होता है। अब यहां पर ध्यान से देखना, इसके बाद हम फिर बात करेंगे सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम कहते हैं बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या बताया गया कि अगर किसी भी बॉडी के पूरे सरफेस पे पोलैरिटी आ रही है, पूरे सरफेस पे कवर हो रही है पोलैरिटी, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, आपके पास अगर एक हॉलो स्फीयर है, खोखला सा स्फीयर है, और आप इस पे पोलैरिटी डेवलप करो,
तो पोलैरिटी जो भी ये प्लस या माइनस जो भी करना है करो, वो पूरे सरफेस को कवर करेगा, एक जगह नहीं आएगा, पूरे सरफेस को कवर करेगा, पूरे स्फीयर के सरफेस को कवर करेगा। इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके एक और एग्जांपल बता दो, अगर आपके पास कोई शीट है, थिन शीट, शीट जानते हो ना, शीट, मेटल की शीट, तो वहां पे पोलैरिटी डेवलप करोगे तो वो भी पोलैरिटी एक जगह नहीं आएगा, पूरे सरफेस को कवर करेगा, पूरे सरफेस को, आगे पीछे सबको कवर करेगा। तो ये सब एग्जांपल है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जिस तरह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था आपने, उसी तरह सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया जाता है कि अगर जितना भी चार्ज डेवलप हुआ है उसको बॉडी के एरिया से डिवाइड कर दो। वहां हमने चार्ज अपॉन लेंथ लिया था, यहां चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज जो डेवलप हुआ ए एरिया, एरिया किसका, पूरे बॉडी के सरफेस का। तो वहां पे जो टर्म आता है उसे हम सिग्मा कहते हैं। वहां कहलाता था लैम्डा, यहां कहलाता है सिग्मा। सब चीज सीखने वाली बात है। लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया किसका, बॉडी का, ऑब्वियस सी बात है, एरिया किसका, बॉडी का। इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब पॉइंट क्लियर करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट अगर कोई पूछे तो बोल देना कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। दिस इज द पॉइंट, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो गया सिग्मा। तो एक हो गया लैम्डा और एक हो गया सिग्मा। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। थर्ड है, दो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करा दिया, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में करा रहा हूं, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स को याद रखना। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर चार्ज जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है वो पूरे बॉडी के वॉल्यूम को कवर कर रही है, वॉल्यूम को, मतलब 3D शेप में बॉडी है, तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल बता दूं मैं, जैसे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर तो आपने देखा था, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। तो अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड स्फीयर का मतलब पूरा अंदर से फिल है, भरा हुआ है। जो भी पोलैरिटी डेवलप होगी, जहां जहां पार्टिकल्स होंगे सब पे होगी, जहां जहां पार्टिकल्स होंगे सब पे होगी, बस। तो ये पूरे वॉल्यूम को कवर कर लिया इसने, पोलैरिटी ने, तो इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एक टर्म बन जाता है, इसे रो कहते हैं, रो। पहले में चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रो। पहले को कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे को कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद रखना, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब पॉइंट याद रखना बेटा, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर। अब मैं आप एग्जांपल पूछता हूं, कोई आपसे पूछ दे कि भाई एक बात बताओ कि एक हमारे पास थिन शीट है और एक हमारे पास थिक शीट है, तो थिन शीट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज, पर थिक शीट में वॉल्यूम चार्ज। क्योंकि जब थिक हो जाता है तो पहली शीट के पास तो एरिया होता ही होता है, जब थिक हो गया तो थिकनेस भी आ गई तो वॉल्यूम में बन गया वो। तो थिन शीट में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही शीट थिक हो जाए तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने क्या देखा, तीन चीजें हमारे पास आई तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में। पहला आया लैम्डा, चार्ज अपॉन लेंथ, दूसरा आया सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, तीसरा आया रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में मैं दूंगा और मैं बोलूंगा देखो ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब ये हो गया अगर ये तीनों चीजें फिक्स है। एग्जांपल समझते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा लैम्डा फिक्स है, लैम्डा बदल नहीं रहा है, तो लैम्डा का मतलब क्या हो गया, चार्ज अपॉन लेंथ कांस्टेंट है। मतलब ये हो गया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ पे चार्ज सेम है। सिग्मा फिक्स है, मतलब चार्ज अपॉन एरिया कांस्टेंट है। रो फिक्स है, मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम फिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा हुआ है। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, कहीं भी जा रहे हैं उतना ही मिल रहा है। एक यूनिट लेंथ, एक लेंथ, यूनिट एरिया, एक एरिया, यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, कहीं पर भी देखो एक 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 यूनिट वैल्यू, कहीं यूनिट लेंथ में, यूनिट एरिया में, यूनिट वॉल्यूम में, कहीं भी देखो तो बराबर चार्ज मिल रहा है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो याद रखना, अगर ये सब चीजें फिक्स होती हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म हुआ है।
दिस इज द पॉइंट। और अगर मान लो ये सब चीजें कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल हैं, मान लो ये सब चीजें वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, चार्ज पर यूनिट एरिया कहीं पे कुछ, कहीं पे, मतलब कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, कहीं ज्यादा हो गया है तो कहीं कम हो गया। इसका मतलब समझ जाना कि अगर ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू वेरिएबल दे दे, क्वेश्चन में दूंगा मैं गॉस थ्योरम में आने वाले दिनों में, तो मान लो मैं बोलूंगा वेरिएबल है ये सब चीजें, तो समझ जाना वहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो आपने पढ़ा अभी टॉपिक इतनी देर में, वो पढ़ा आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब छोटे छोटे 5-10 मिनट और लूंगा मैं क्लास, इसकी चार्ज का टॉपिक खत्म करूंगा। अब आप देखना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं फटाफट। देख, जैसे एक एग्जांपल है, इफ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁹ पर सेकेंड। क्या कहा उसमें, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वो इतना हो रहा है 10⁹ पर सेकेंड। समझना ध्यान से, 10⁹ पर सेकेंड का मतलब ये हो गया कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁹ पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में। इसका मतलब यही हुआ ना बेटा कि एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में चले जा रहे हैं। तो पूछा ये है, फाइंड टाइम in which 1 कूलम चार्ज will develop। मतलब कितने देर में, कितने टाइम में, सेकंड में ही बता देना, लोग ईयर में पूछते हैं, ईयर में मेथड सीखो आप, कितने टाइम में आपका 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए, यूनिट वाइज में चार्ज का जो वैल्यू 1 कूलम हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो आपने दे ही रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब आप क्या करोगे, सीधे चार्ज निकालने का फॉर्मूला जो होता है उस पे आ जाओ, n इंटू ई। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, ओके कंफर्म। अब n का मतलब 10⁹ ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब हमें पता होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो चार्ज कितना डेवलप होगा निकाल सकते हैं n इंटू ई से। लेकिन ये जो चार्ज आया वो पर सेकेंड आया, इसलिए ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो पर सेकेंड है, तो चार्ज भी जो डेवलप होगा वो कूलम पर सेकंड आएगा, यानी एक सेकंड में डेवलप होने वाला चार्ज आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर, यानी ये जो चार्ज डेवलप हुआ फॉर्मूले से, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया चार्ज डेवलप होने का, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो कितने ट्रांसफर हुए हैं तो निकाल सकते हैं कितना चार्ज डेवलप हुआ। अब यहां पर ये पॉइंट आ रहा है कि ये जो चार्ज डेवलप हो गया, ध्यान से सुनना, इसको जरा थ्योरेटिकली खोला जाए। क्या आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड आया। अब हम इसको ओपन करते हैं अगर अपने हिसाब से थ्योरेटिकल पॉइंट में, तो बोलोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि 1.6 टू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज डेवलप हो गया 1 सेकेंड में। आप यही कहना चाह रहे हो, और इसको लैंग्वेज वाइज समझा जाए तो इतना कूलम डेवलप हुआ 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम कितने देर में डेवलप होगा, बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड हो गया। 1 कूलम में अब उसको ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो गया, 10 का पावर 10 अपॉन 1.6। बोलेगा 5 कूलम डेवलप में कितना टाइम लगेगा, तो जब 1 कूलम में आ गया तो 5 और मल्टीप्लाई करो। ये पूछा था कि 1 कूलम डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल प्रोटेन्यूटरी मेथड है। डेसिमल हटाओगे तो और आ जाए, वो तो आप आगे कर सकते हो, इतना ही छोड़ दो तभी मार्क्स मिल जाए। ये पूछा था कि 1 कूलम डेवलप होने में कितना टाइम, तो ये क्वेश्चन था चार्ज पे। चार्ज पे एक बात बताना, एक एग्जांपल आया कि एक बॉडी पे जो चार्ज है वो 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो मैं पूछूंगा वो ध्यान से देखना, एक बॉडी पे इतना चार्ज है, तो सोचो पहले बात तो ये चार्ज पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले बताओ, आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या कहा फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ऐप पे लिंक ले लेना, लिंक पे डाउनलोड कर लेना, सारे क्वेश्चंस की थ्योरी है उस पे। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि एक बॉडी पे जो चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो पूछा है ये चार्ज डेवलप हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, Q इजिकल टू N इंटू ई। चार्ज दे रखा है सर 8 इंटू 10⁻⁻19,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है। अब आप काट करके n आ गया 5, यानी बोलोगे सर ये जो है ना ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तब इतना चार्ज डेवलप हुआ होगा। अब ट्रांसफर में क्या हुआ होगा, क्या इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होगा, तो बोलेगा कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये भी पूछेगा। फिर बोलेगा कि फाइंड मास ट्रांसफर, बोलोगे सर ये नया बात है। एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन किसी में जाएगा या किसी से आएगा तो अपने मास को भी तो लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन मास तक तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना क्या होता है, मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप सभी जानते हो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अगर किसी ने पूछा कि ये भी बता दो कि कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में गया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकल गया होगा तभी तो प्लस में आया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने मास को भी तो लेकर जाएगा, मासलेस थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा तो मास को लेकर आएगा। तो आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना होता है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो टोटल मास ट्रांसफर आप ही बता दोगे कि सर जो मास ट्रांसफर हुआ होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो बड़ा सिंपल है 9.1 इंटू 10 द पावर -31 और इंटू 5। एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले चार्ज दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल दिया, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो अपने मास को भी लेकर ट्रांसफर करेगा। तो कितना मास, तो एक का मास इतना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो 5 कर दे। चार्ज पे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर। ये कई बार एग्जाम में आया है, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर। एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको यह मानना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 कप ऑफ वाटर। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इसका जवाब दो कि ये जो 1 कप ऑफ वाटर है वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, क्योंकि अभी ये चार्ज नहीं है, क्योंकि इस सवाल में कहीं चार्ज की बात नहीं की है कि वाटर जो वो चार्ज है, इतना कूलम से चार्ज है। अगर ये कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में फर्क पड़ जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। बट यहाँ पे चार्ज वार्ज की तो कोई बात ही नहीं किया इस सवाल में। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वाटर है, जो वाटर को आप H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हो, ये अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब समझो कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक ये नहीं बोले ना कि इसमें इतना कूलम चार्ज आ गया, तभी तो बोलते हैं कि भैया अगर प्लस में कूलम है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन उसमें कम है, अगर माइनस कूलम में चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन जब अभी चार्ज की बात ही नहीं की उसने, तो इसका मतलब ये वाटर अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो बराबर होंगे, वही हमें बताना है कितने हैं इसके अंदर, तो सोचना है। वाटर H2O है। सबसे पहले आप क्या करो, वाटर का एटॉमिक नंबर पहले बताओ। एटॉमिक नंबर वाटर का केमिस्ट्री पढ़ाया आपने, 10 होता है, 8 और 2 10। फिर आपसे कोई पूछे वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताओ तो बोलोगे 18 ग्राम। कैसे, 16 और 2 18। चलो ये सब चीज याद पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। फिर क्या है, 1 कप ऑफ वाटर। अब ये 1 कप वाटर का जो कप होता है पानी का, वो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, हमारे घर में होता है, सब जगह होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड साइज लेंगे, वी विल टेक द स्टैंडर्ड साइज। और स्टैंडर्ड साइज जो कप का होता है वो 250 ग्राम का होता है, 250 ग्राम। तो इसमें एक और चीज मानना पड़ेगा आपको, मास ऑफ वाटर। ये अपनी ये सब चीजें तो हमें याद है, पता होता है, ये चीजें हमें एज्यूम करना है कि वाटर कितना है, ये गिवन नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ वाटर अपनी तरफ से मानोगे, और वो मानोगे कितना, 250 ग्राम। ये आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना, ये गिवन नहीं होगा, ये आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना है कि उसमें वाटर का मास 250 ग्राम है। अब देखते रहना, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब यहां पे आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें करना क्या है, जरा सुनो, पूरी केमिस्ट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, थोड़ा सा अप्लाई करो कि किसी के मॉलिक्यूलर मास में, सुनना मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, किसी के मॉलिक्यूलर मास में, जैसे यहां पे कितना मॉलिक्यूलर मास है, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स।
सब जानते हैं, सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज कि किसी के मॉलिक्यूलर मास में, किसी के, जैसे वाटर का है तो 18 ग्राम में इतने पाए जाएंगे, ये फिक्स है, नो वन कैन चेंज दिस। तो 1 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? बोलोगे सर बहुत आसान है सर, 1 ग्राम में तो यूनिटरी मेथड हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। यस, ये इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। सोचने वाली बात है बेटा, बहुत सोचने वाली बात है। फिर ये पता करो कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ, अब सुनो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अभी तो हम 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक पहुंचे हैं, तो आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें पता है और उतने मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो इस पूरे को इसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप। अभी आपने क्या निकाला? 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप निकालने जा रहे हो 1 ग्राम में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आप निकालने जा रहे हो इन 1 ग्राम, यहां पे ध्यान देना, इन 1 ग्राम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये निकालने जा रहे हो, कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सी बात है, जो भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है 6.023 23 अपॉन 18 इंटू एटॉमिक नंबर, बस यही करना है। तो ये निकल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम। हमें कितने ग्राम में पता करना है? 250 ग्राम में। तो अब क्या करेंगे लास्ट में? इन 250 ग्राम। यस, 250 ग्राम में क्या पता करना है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो कि सेम ही। अच्छा, सेम क्यों है अभी? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये दोनों सेम चल रहा है। तो कितना हो जाएगा बेटा? तो 1 ग्राम में आया तो 6.023 इंटू 10 का पावर, अब इसको एक 10 ले लो तो 24 अपॉन 18 और इंटू 250, फिनिश। मैं एक बात बता देता हूं, सबसे पहले एक बात बताओ, ये तो आपने पढ़ा होगा, किसी के भी मोलर मास में इतना ही मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। सोडियम होता तो 23 ग्राम, क्लोरीन होता तो 35.5 ग्राम। ये तो जानते हो केमिस्ट्री से, मोलर मास में इतना मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स। हमें पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आ जाए गिवन मास में, तो उसके साथ क्या चिपका देंगे? एटॉमिक नंबर। तो उससे पता चल जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम का डाटा आया, हमें कितने ग्राम में पता करना था? 250 ग्राम में, फिर लास्ट में 250 मल्टीप्लाई, फिनिश, खत्म। अभी वाटर न्यूट्रल था तो आराम से हो गया, बराबर बराबर, ठीक है, बराबर था। तो ये जो हमने आज पढ़ा, मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये हमने चार्ज के बारे में आइडिया देखा, चार्ज क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चंस कराए क्या है। तो ये चार्ज टॉपिक में एंड कर रहा हूं अभी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक शुरू करूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और आगे शेयर कर दो। वंस अगेन, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक के थ्रू कनेक्ट हो जाना, नोट्स वहां आपको मिल जाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।